हेलो हेलो। समाजशास्त्र अति लघुत्तरी प्रश्न पहला, भारत में। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट, देखिए समाजशास्त्र कक्षा 12 के जो भी विद्यार्थी हैं वो आज के इस सेशन में एकदम लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अति लघुत्तरी प्रश्नों के सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, जो भी प्रश्न लिखे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। और देखिएगा, सभी जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने की भी संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न को। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है आज के इस सेशन का, भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में संप्रदायों को किसने जन्म दिया, ये पहला आप लोगों का प्रश्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को। उपनिवेशवाद का मतलब जानते हैं कि किसी और राष्ट्र में जाकर दूसरा कोई अपना जब क्या करता है, कोई बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, वहाँ प्रारंभ करता है। तो जाहिर सी बात है, जब उपनिवेशवाद होता है तो वहाँ पर वर्गों एवं संप्रदाय को जन्म होना स्वाभाविक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है डिस्टेंस, भारतीय समाज में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विभिन्नताओं का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कि वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह का जो कल्चर होता है, संस्कृति होता है, वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाती आती है। जैसे कहा गया कि बहुत से अंग्रेज आए तो यहाँ पर भारतीयों को अपने मिलाने के लिए कुछ जैसे शादी विवाह की प्रचलन हुआ, लड़कियों का विवाह या अपने लड़कों का विवाह, तो बहुत तरीके का बातें होती हैं जो भी उपनिवेशवाद के लिए आते हैं। देखिए, इसी के साथ ही जो होता है, भारतीय राष्ट्रवाद में भी उपनिवेशवाद के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर आकार लिया। जैसे कहा गया, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ईसाई धर्म में पर चले गए, जैसे हिंदू धर्म के हो गए, मुस्लिम धर्म के, तो बहुत से धर्मांतरण के रूप में इसमें से उसमें, उसमें से इसमें लोगों ने क्या किया, धर्मांतरण भी किया। तो कहीं ना कहीं से ये जो होता है उपनिवेशवाद की वजह से ही होता है। दरअसल ये प्रश्न जो था आप लोग का पहला जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज की ओर। तो अब देखिए हम लोग का दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एडिशन ये दूसरा हम लोग का। देखिए, समाज में जानते हैं कि आप लोग एक चीज़ की, जो दलित वर्ग होता है उसे हमेशा सही तिरस्कृत किया जाता है। तो दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दलित से आप क्या समझते हैं। दलित से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दलित वर्ग से। ठीक है, दलित शब्द के बारे में हम लोग बात करें तो दलित का मतलब ही सीधा सीधा होता है दुर्बल वर्ग। क्या होता है, दुर्बल वर्ग की बात होती है। ठीक है, दुर्बल वर्ग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो थी बहुत पहले से ही क्या थी, न्यूनतम थी। न्यूनतम का मतलब है बहुत ही पिछड़ी थी। ठीक है, अब देखिए बात जो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो दलित सदैव क्या होता है, अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप देखते हैं समाज में इन चीज़ों का बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रचलन है कि अरे वो ये हैं, पानी नहीं पियेंगे, इनका इनका खाना नहीं खाएंगे, इनका जूठा नहीं। तो ऐसी चीज़ें देखने को हम लोग को मिलती हैं। इनका सदैव क्या किया जाता है, समाज में शोषण किया जाता है, जाहिर सी बात है। और जानते हैं कि इनको केवल मजदूरों के तौर पर खटवाने वाला काम किया जाता है, लेकिन इनको क्या किया जाता है, मुख्य रूप से इनका भेदभाव इनके साथ ज़्यादा होता है। देखिए, भारतीय संविधान में इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन से ये बात रखी गई, भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि दलितों को जो है वो अनुसूचित जाति जो हो गया या अनुसूचित जनजाति की बात हो गई, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जो है जनजाति के अंतर्गत क्या किया गया, इनको आरक्षण देने की बात की गई। इसमें देखिए कहा गया कि एससी की बात होगी या एसटी की बात होगी ना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो है इन दलित जो समुदाय के लोग हैं इनका उत्थान कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार किया गया। दूसरा जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए, तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, जनसंख्या नीति से रिलेटेड आप लोग का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं। आइए बात करते हैं हम लोग जनसंख्या नीति के बारे में। देखिए, अगर इसके बारे में लोग बात करें तो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों में क्या पैदा करना, जागरूकता फैलाकर जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त करना। ठीक है, सीधा सीधा हो गया कि जनसंख्या पर क्या करना, नियंत्रण प्राप्त करने की बात हो रही है। जनसंख्या पर किसका, नियंत्रण की बात कर रही है। ठीक है ना,
तथा जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार किया जाए। भाई जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि होगी तो न लोगों को ढंग से खाने पीने की व्यवस्थाएं मिल पाएंगी, न तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही से मिल पाएंगी। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल हर एक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जनसंख्या नीति के डिसीजंस बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इनको लाने का मुख्य उद्देश्य जो था वो जागरूकता फैलाकर जनसंख्या के नियंत्रण पर बताया जाए कि क्या इनकी विशेषता है, क्या इनसे फायदा मिलते हैं आप लोगों को, जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या पहल करने की जरूरत है, इसके बारे में बात करने, इसीलिए एडिशंस को हम लोग ऐसी नीति को हम लोग जनसंख्या नीति कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों में। अब देखिए चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, जनजातियों से रिलेटेड है। जनजातियों के स्थायी लक्षण क्या हैं? जनजातियों के स्थायी लक्षण क्या होते हैं? रिलेशन देखिए बात हो रही है एक विशेष समुदाय की बात कर रहे हो। जनजातियों के बारे में अगर बात किया जाए तो स्थायी लक्षणों में अगर देखा जाए तो भाई भाई साहब जाहिर सी बात है, वहाँ पर स्वाभाविक होता है कि उनका एक विशेष क्षेत्र होता है, उनकी एक विशेष भाषा होती है, शारीरिक भी विशिष्टताएं उनकी अलग तरीके के देखने को मिलती है, जिसका कि पारिस्थितिक का भी प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है और पारिस्थितिक आवास को भी शामिल किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो है जनजातियों के स्थायी लक्षण होते हैं। उनकी अपनी कुछ क्षेत्रीय भाषा होती है और क्षेत्र में जो रहते हैं वहाँ का वो एक एरिया होता है, शारीरिक विशेषताएं कुछ होती हैं उनकी, और पारिस्थितिक जो आवास को भी उसमें शामिल किया जाता है, किसमें? जनजातियों के स्थायी लक्षण में। तो डिस्टेंस ये आप लोग का चौथा प्रश्न था और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले डिस्टेंस यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या? देखिए आज ये नया चीज नहीं है, समाजशास्त्र में आप पढ़ रहे हैं इसको, ये बहुत पहले से चला आया है। देखिए बहुत ही पहले से, मैं थोड़ा सा महाभारत की भी घटना बताऊं आप लोग को। भीष्म पितामह जैसे सोन की नहीं बात होती है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात होती है, तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? रंग होता है, ठीक है। जिसमें समाज की देखिए मुख्य रूप से 4 श्रेणियां बांटी गई थी। पहला क्या था? ब्राह्मण। दूसरा क्या था? क्षत्रिय। तीसरा था वैश्य और चौथा जो था शूद्र था। ये चारों के चारों के बारे में बात करें तो देखिए जो ब्राह्मण थे वो सबसे उच्च कोटि के माने जाते थे। भाई जाहिर सी बात आज भी देखते हैं पूजा पाठ वगैरह जितनी बातें होती हैं। क्षत्रिय हो गया, इसमें रक्षा वगैरह की बात आती है, रक्षा करने की पूरा जिम्मेदारी जो था वो क्षत्रियों पर था, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं। वैश्य की बात हो गई, लोगों के लिए सेवा भाव की बात होती है। सेवा मतलब ये वैश्य वाले क्या है, लोगों के लिए चीजें उपलब्ध कराना। शूद्र का मतलब हो गया वो पूरे निचले कास्ट वाले में हो गए, शूद्र का मतलब सेवा भाव वाले में हो गए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में श्रेणियां ये बांटी गई थी। इन चारों श्रेणियों में विभाजन को वर्ण कहा जाता था। देखिए पहले, अब आज क्या है, ये चीज बदल चुका है। अब वर्ण केवल 4 नहीं है, अब ब्राह्मण में भी देखेंगे 75 मिलेगा आप लोग को, क्षत्रिय में भी आप लोग को 75 मिलेगा, वैश्य में भी, शूद्र में भी। मतलब 75 तो हम कह रहे हैं, लेकिन पता चला उसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते। देखते नहीं अचानक कौन कौन सा नाम किसी का पता चल जाता है, करे ये भी किसी का नाम है। तो डिस्टेंस ये 5वां आप लोग का प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब 6वें प्रश्न की ओर। 6वां हम लोग का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या जो 6 है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्या है, पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं, प्रश्न को ध्यान से देखिए। डिस्टेंस प्रश्नों की सीरीज में अभी बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। अनुसूचित जातियों की डिस्टेंस प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए पहला अगर हम लोग बात करें, देखिए पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो अस्पृश्यता की भावना के कारण देखा जाए तो जो अनुसूचित जाति होते हैं समाज में काफी अपने आप को हीन महसूस करते हैं। मतलब हम लोग क्या है, एकदम दयनीय स्थिति मेरी है, एकदम मतलब हम लोग ऐसा हो गए, हम लोग कोई भी मतलब तिरस्कृत कर दे रहा है। आज भी समाज में इनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार में कमी देखी जाती है। ये डिसीजन स्वाभाविक है। ये चीजें जो होती है वो जातिवाद की बात हो गई, धर्मवाद की बात हो गई, तो आज भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण कारण हो गया अस्पृश्यता की भावना। दूसरी बात क्या होती है, अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या भी है, क्योंकि पहले इन्हें इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने की आजादी नहीं थी। भूमि पर देखा जाए तो भूमि पर क्या था, अधिकार की बात भी नहीं थी, भूमि पर अधिकार नहीं था। ठीक है डिस्टेंस, ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का। ये 2 बातें आप लोग याद रखिएगा, दोनों ही जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो प्रश्न संख्या 7 है। और ये जो बच्चे ग्रुप में मैं इनको ऐड करता हूँ, उसमें क्या है कि आप लोग को ये जो PDF है पूरा फ्री में भी मिल जाएगा। मैं फ्री में अवेलेबल करा भी देता हूँ आप लोगों को, पूरी व्यवस्थाएं इस चैनल में फ्री में ही है। बस आप लोगों को एक काम करना है, इस चैनल के हेल्प ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाइए, अपने पूरे क्लासमेट में जो है इसे फटाफट जो है शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला एक चैनल आ चुका है जिसका नाम है डीजे सर, बोर्ड को तहस नहस करने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट जो है इसका लिंक जो है उसे शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।
आपका जो चैनल है डीजे सर उसका नाम है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे समाजशास्त्र के देखिए 7वें प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र का देखिए 7वां आप लोग का प्रश्न क्या है, अकाल से आप क्या समझते हैं? अकाल से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आप जान रहे हैं। अकाल के बारे में अगर देखा जाए तो अकाल में खाने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है। ठीक है, खाने की वस्तुओं का अभाव, अभी कोरोना महामारी में भी इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, बहुत करीब से। मैंने तो डिस्टेंस इसको बहुत करीब से भी देखा था, जो लॉकडाउन में देखा जाए कोरोना में, और हम लोगों ने जो हम लोग की संस्था है उसने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया हुआ था, और हम लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा आनंद आया था लोगों के लिए, हम लोगों ने जब बेहतर कार्य किए थे। तो अकाल में खाने की वस्तुओं का देखिए अभाव हो जाता है तथा खाद्य आपूर्ति के उत्पादन में कमी हो जाती है। देखिए दोस्तों, अकाल के बारे में देखा जाए तो जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ था उस समय शरणार्थी भी यहाँ पर पहले से ही थे और बाहरी लोग भी यहाँ पर आ गए थे। उसी समय खाद्य आपूर्ति का सबसे बड़ा संकट आया हुआ था। देखिए, अब बात हो रही है कि कितने प्रकार का अकाल होता है, तो देखा जाए तो प्राकृतिक अकाल होता है और एक क्या होता है, मानव निर्मित अकाल होता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। अकाल जो होते हैं वो रेशंस क्या होते हैं, प्राकृतिक अकाल के तौर पर भी होता है और मानव निर्मित अकाल भी होता है। ठीक है ना, दोनों को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रूप से दोनों ही जो हेडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, और डीजे सर चैनल को भी याद रखिएगा। ठीक है रेशंस, क्योंकि याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला यह चैनल है और वो भी बिल्कुल फ्री में। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए 7वां ये वही प्रश्न है आप लोगों का। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का, बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है डिस्टेंस, देखिए तुरंत और जुड़ जाइए, फटाफट लोगों को जुड़िए, शेयर करते रहिए, तभी आप लोगों के लिए कुछ करने में बेहतर से और बेहतर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने में तभी आनंद आएगा डिस्टेंस। क्योंकि डीजे सर चैनल का कहना है इस चैनल का लिंक जो है उसे शेयर करते रहना है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, और ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए आप क्लासेज को कैसे पढ़ते हैं तो अपनी जगह पर, लेकिन आप लोगों को जो क्लासेज हैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अनुसार भी आप लोगों को अपनी स्टडी करते रहनी चाहिए। सेशन बहुत ज़्यादा मैं लंबा आपका सेशन भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, और जो ये सीरीज को मैं जहाँ पर रोकूंगा उसी के आगे समय आप लोगों का सेशन जो है वो इसे स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर, लेकिन फटाफट इसे शेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्राकृतिक निरोध क्या है? प्राकृतिक निरोध क्या है? देखिए दोस्तों, माल्थस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार हम लोग समझेंगे। देखिए इन्होंने क्या किया था, जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय बताए थे। कौन? माल्थस साहब। माल्थस साहब ने बताया क्या था, उन्होंने कहा था कि देखिए प्राकृतिक निरोध है और कृत्रिम निरोध है। उन्होंने कहा कि दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अवरोध पैदा कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसी चीज़ों को प्राकृतिक निरोध के तौर पर या तो कृत्रिम निरोध के तौर पर। ये जो समाजशास्त्री कौन है, माल्थस जी ने कहा था इस बात को। अब देखिए प्राकृतिक रूप से माल्थस का अभिप्राय क्या था, प्राकृतिक आपदाओं कारण लोगों की मृत्यु होने से है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। जैसे क्या होता है, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, तो माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण जो प्राकृतिक निरोध कृत्रिम निरोध, तो प्राकृतिक निरोध का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होने से है, जिसके कारण जनसंख्या पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है। जैसे कोई भूकंप आया, पता चला कि कई उस एरिया का पूरा मकान ही ध्वस्त हो गया, उसमें पूरा आदमी, इंसान, व्यक्ति, जो जानवर पानो सब उसी में मलबे के रूप में दब गए। सुनामी आया, देखते हैं आप लोग को, जो समुद्र किनारे तटी जो राज्य हैं वो ज़्यादातर प्रभावित होते रहते हैं। उत्तराखंड वगैरह में देखते हैं बादल वगैरह का फटना होता है और कहीं भूस्खलन हो जाता है। आप सुनामी वगैरह का जैसे हो गया, भूकंप वगैरह का हो गया, गुजरात वगैरह जैसे हो गया एरिया, तो यहाँ पर ये घटनाएं जो होती हैं वो नियमित तौर पर देखने को मिलती रहती है। और केवल हम लोग भारतवर्ष की बात नहीं करें, विश्व के अलग अलग देशों में भी देखते हैं समय समय पर क्या होता है, ये भौगोलिक उथल पुथल देखने को मिलता रहता है। तो डिस्टेंस ये आप लोगों का 8वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट था। बढ़ते हैं हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। देखिए डिस्टेंस ये 1 लाइनर प्रश्न के रूप में है समाजशास्त्र में, और अति लघु भी है, लघु भी है। ठीक है, दोनों के सेशन चल रहा है आप लोगों का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है डिस्टेंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा आप लोग का मिलेगा डिस्टेंस, उतना ही मजा आएगा आप लोग के लिए वर्क करने में। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को करते चलिए, और इसे हेल्प के रूप में डिस्टेंस एक काम जरूर कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो आपकी अनिवार्यता बन जाएगी। वीडियोस आप लोग को, और जो ज्वाइन मैंने नंबर दे रखा है आप लोगों को 950 690 285 7, नंबर को फिर सुन लीजिए एक बार, 950 690 285 7। तो इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए। ये पूरा फ्री में आप व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, और पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स रहेगा आप लोगों को पूरा इसमें आसानी से मिल जाएगा।
और डियर फ्रेंड्स फटाफट जो है इसको फैलाइए पूरे यूपी में। और ये एनसीईआरटी बेस पर अब काम होता है, तो ये नहीं है कि केवल यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। ये देखा जाए तो जो भी जहाँ जहाँ पर जिस राज्य में भी एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है उन सभी के लिए जो सेशन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो उत्तराखंड के बच्चे हो गए, चाहे वो झारखंड के बच्चे हो जाएं, चाहे वो आप लोगों के ये छत्तीसगढ़ के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, तो उन सभी राज्यों के लिए जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तो बात हो ही रही है, और बिहार राज्य के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर, ये थोड़े कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थे जो आप लोग को देना जरूरी था डिविजन, तो याद रखिएगा इस बात को। और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में इतना करते चलिए। तो नवा आप लोग का प्रश्न देखिए क्या है, वन पंचायत क्या है? वन पंचायत क्या है? तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है डिविजन, वन पंचायत क्या है? देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है, अभी मैंने बताया कि देखिए उत्तराखंड के लिए भी सेशन इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में क्या हुआ था डिविजन, महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की थी। वन पंचायत की महिलाओं ने किया क्या कि पौधशालाएं बनाकर उन्होंने क्या किया, छोटे पौधे का पालन पोषण करती थी वो लोग, ठीक है ना। पौधशालाएं मतलब जहाँ पर पौधों का बहुत ज़्यादा स्थापना किया बना के वहाँ पर, तो छोटे पौधों का वो लोग पालन पोषण करती थी। और इसके सदस्य जो थे आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से भी सुरक्षा करते थे, मतलब वो किसी को काटने नहीं देते थे जंगलों को। तो इसमें मुख्य रूप से जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हुई थी। ये इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। आइए इंपॉर्टेंट बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न देख रहे हैं डियर, बिल्कुल भी स्किप किए बिना अभी लगे रहिए। जितने भी प्रश्न हैं सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है। ऐसा कोई भी प्रश्न मैं नहीं बेवता जो ऐसा कोई मैं कंटेंट इसमें शामिल नहीं किया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं है। सब का सब जो प्रश्न है वो ए ग्रेड का डियर। तो एक काम आप लोगों को भी करना है, डीजे सर चैनल को ए ग्रेड बनाने के लिए इसे फटाफट से शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञात की पूंजी बजाने के लिए जो चैनल आ चुका है डीजे सर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस कुछ नहीं करना है, इसे शेयर करना है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संस्कृतिकरण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृतिकरण क्या होता है? देखिए बात हो रही है यहाँ पर संस्कृति की। संस्कृति एक डिविजन कुछ है नहीं, वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। संस्कृतिकरण जो है एक प्रोसेस है। क्या है यह? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है निम्न रूप से अगर देखा जाए तो जाति या जनजाति या अन्य समूह जो होते हैं, अगर बात किया जाए उच्च जाति के लोग हो गए, विशेषकर हो गया द्विज जाति की जीवन पद्धति हो गई, अनुष्ठान की बात हो गई, मूल्य आदर्शवादी विचारधाराओं का बात हो गया, तो उनका वो लोग क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। संस्कृतिकरण का मतलब जो होता है ना कि नहीं ये भैया हम संस्कार के तौर पर रखते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, दादाजी को देखते हैं, हमको किसके साथ कैसा व्यवहार दिखाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति से ही हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कहा जाए देखिए तो मूल्य आदर्श विचारधाराओं का अनुसरण करना ही क्या कहलाता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। और देखा जाए तो किसी के भी जीवन शैली का जो संस्कृतिकरण होता है वो एक अभिन्न अंग होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट है, संस्कृतिकरण जो होता है किसी के भी जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होता है। यह आपका प्रश्न संख्या 10 है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 11वें प्रश्न की ओर। 11वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। देखिए सेशन लंबा हो रहा है, उससे बिल्कुल भी मत घबराइए। आपके पास जो ये मैटर जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आप लोग के लिए मायने रखता है। देखिए 11वां आप लोग का प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के क्या लक्षण है? व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के क्या लक्षण हैं? देखिए अगर बात करें हम लोग व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में, देखिए मुख्य रूप से क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उसमें जाहिर सी बात है गर्व की बात आती है। गर्व की बात आती है, जैसे कोई बच्ची ऊंचाई पहुंच गए, किसी मुकाम पर पहुंच गए आप, तो गर्व की बात होती है। भाई बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी गर्व की प्राप्ति होती है। तनाव की बातें होती हैं, तनाव भी देखने को मिलता है, भैया ये हो गया वो हो गया, इनका जैसे नहीं कहते तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी की बात होती है ना। 3 प्रकार के समाज में जो लोग हैं, सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी वाले, ठीक है। एक क्या है, केवल दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं, एक खुद की और अपनों की सेवा में लगे हुए हैं, एक दूसरे को देख के खाली परेशान रहने वाले हैं। तो तनाव की बात हो जाती है। आत्मविश्वास की बात होती है, या विभिन्न प्रकार की उलझने भी जो होती हैं वो व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के लक्षणों में हो सकती हैं। यह सभी लक्षण जो होते हैं वह व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक सीमित होती हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनके किसी पार्टिकुलर एक विशेष व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही तक ही वो बातें जो होती हैं वो सीमित होती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप तनाव में तो दूसरा को भी तनाव रहेगा, आप आत्मविश्वास से दूसरा ही भर जाएगा, गर्व में आप है तो भी गर्व, तो ऐसी चीज नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सामाजिक पहचान को ये इंडिकेट करती है। ये आपका 11वां प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 12वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। बात हो रही है सामाजिक बहिष्कार की डिस्टेंस, तो देखिए अगर बात करें हम लोग बहिष्कार के बारे में,
वे तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, सीधा सीधा समझिए। तो मिलने से रोका जाता है तथा पृथक रखा जाता है। पृथक का मतलब उन्हें अलग रखा जाता है, ठीक है ना, पृथक रखा जाता है या तो उन्हें अलग रखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार में अगर डिसीजन देखा जाए तो अनिच्छिक होता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई समाज से बाहर थोड़ी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन क्या होता है, ये सामाजिक बहिष्कार में क्या होता है, डिसीजन ये अनिच्छिक होता है, इच्छा के विरुद्ध होता है। नहीं तुमको जाना है तो जाना है, अर्थात अगर देखा जाए तो बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं में विरुद्ध जो होता है कार्यान्वित होता है। भाई जाहिर सी बात है, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध ही काम किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक रूप से बहिष्कार हो गया, अपवर्जन हो गया। जैसे किसी को देखते हैं हम लोग, कोई देशद्रोही देश के विरुद्ध कोई काम कर देता है, किसी को देखते हैं जिला बहिष्कार हो जाता है, किसी का राज्य बहिष्कार हो जाता है, किसी का देश बहिष्कार हो जाता है। तो इसीलिए उसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक था आप लोग का ये। चलिए बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। अब 13वें प्रश्न की ओर। डिस्कशन अगर आप लोग थक जाते हैं तो रोक दिया करिए सेशन को, लेकिन फिर को सेशन को कभी स्किप मत करके देखा करिए, पूरा कंप्लीट आप देखेंगे तभी समझ लीजिए आप लोग का आनंद आएगा। आधे घंटे 1 घंटे 45 मिनट का कोई वीडियो मायने नहीं रखता है। यदि आप देख लेते हैं आधे घंटे का 45 मिनट का डिस्कशन 2 बार सुन लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और स्क्रीन का जो नोट्स है वो तो मैं आप लोग को ईजी तरीके से प्रोवाइड कराई दे रहा हूँ, ठीक है। उसको एकदम ईजी तरीके से प्राप्त करने के लिए डिस्कशन मैंने जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे रखा है, बस उस पर आपको मैसेज करना है छोटा सा, ठीक है ना। नंबर मैंने आप लोग को पहले ही बताया, देख लीजिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपको 950 690 285 7। तो रेशन खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभ रखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग स्टडी तो करते हैं लेकिन इस चैनल के हेल्प ग्रुप में आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करते तो बहुत बेहतर तरीके से ये चैनल जो होता है प्रोग्रेस कर जाता है। आप लोग के लिए इतनी व्यवस्थाएं की जा रही है, एडिशंस पूरी तरीके से पूरा का पूरा फ्री जो सेशन मिलता है तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित करिए। तो चलिए, ये तो बातें होती रहती हैं और आप लोग करेंगे भी, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है आप लोगों पर। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए बात हो रही है यहाँ पर क्षेत्रवाद की, ठीक है ना। तो क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों देखा जाए अगर क्षेत्रवाद के बारे में तो देखिए सामान्यतः जो होता है श्रेष्ठता का परिचालक माना जाता है। क्षेत्रवाद के बारे में जो विशेष कार्यशैली कारण जो होता है अधिक प्रभावी होता है। संप्रभुता के लिए अगर देखा जाए तो क्षेत्रवाद घातक माना गया है कि क्षेत्रवाद संप्रभुता के लिए जो होता है क्षेत्रवाद क्या होता है, घातक माना जाता है। क्यों माना जाता है ऐसा। देखिए भारत में क्षेत्रवाद जो होता है भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। देखिए ये बात याद रखिएगा, क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है कि कुछ विशेष किसी विशेष स्थान पर रहने वाले, जैसे बांग्ला पश्चिम बंगाल में रहने वाले तो बंगाली भाषा को लोग विशेष रूप से महत्व देंगे। जैसे कहीं और स्टेट में अगर देखा, जम्मू कश्मीर आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ उर्दू की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो हिंदी की बात होगी, तो मध्य प्रदेश में रहेंगे तो हिंदी की बात होगी, किसी केरल में चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग भाषा की, तमिलनाडु में चले जाएंगे तमिल भाषा की। तो मतलब क्षेत्रवाद का मतलब हो गया वहाँ का अपना एक पार्टिकुलर रहन सहन जो होता है और वहाँ की भाषाएं जो होती हैं, वहाँ की जनजातियाँ जो होती है वो क्षेत्रवाद के रूप में डिस्कस होती है, कहीं ना कहीं से निकल कर आती है। और वो संप्रभुता का मतलब हो गया एकता को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं से घातक तौर पर भी होती है। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि सभी राज्यों का अपना अलग अलग भाषा तो रहेगी लेकिन एक राष्ट्रभाषा भी होना चाहिए। लोगों की अपनी अपनी चीज़ें रहें लेकिन एक भारत की अपनी अलग पहचान तो रहनी ही चाहिए। राज्य का अपना अलग है, अच्छी बात है, लेकिन सभी राज्यों का सम्मिलित रूप से देश प्रधान जो है उसका भी कुछ ना कुछ अपना पहचान अवश्य होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन एडिशंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। अब 14वें प्रश्न की ओर। भारत में सामाजिक परिवर्तन का क्या कारण है। भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर आधुनिक भारत में बात हो रही है। सामाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार है, ना ही केवल पाश्चात्य विचार, बल्कि यह भारतीय विचारों और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी पुनर्व्याख्या है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है। देखिए हम पूरब हैं, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, तो पश्चिमी सभ्यता को भी हम लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या था कि धोता कुर्ती की बात होती थी, नंगे की बात होती थी, जो पुरुषों को देखते थे आप तो उसमें मिलते थे वो लोग, लेकिन आज ये चीज़ें नहीं है। तो पश्चिमी संस्कृति जो है कहीं ना कहीं से हम लोगों पर हावी हो रही है। पहले लोगों की अपनी एक अलग संस्कृति पहचान थी, तो पाश्चात्य विचार ही केवल एक दूसरे पर नहीं होते बल्कि वो एक दूसरे का क्या होता है व्याख्या भी वो लोग करते हैं और एक दूसरे में लोग बदलते भी हैं। तो ये हम लोग का डिस्कशन 14वां प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। आइए नीचे थोड़ा सा देखा जाए कोई और प्रश्न जो है आप लोगों के कितने प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न जो है आप लोगों का जो 15वां तो ये है ही। चलिए ठीक है। मैं यहाँ पर 15वें प्रश्न तक का ही आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कशन करूँगा।
डिस्कशन इससे पहले जो आपका 15वां प्रश्न था, इसके बाद मैं यहाँ से सेशन स्टार्ट करूँगा आपका दूसरे सेशन में डिस्कशन। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो 15वां आप लोग का प्रश्न है, हदबंदी अधिनियम के बारे में बताइए। हदबंदी अधिनियम देखिए क्या होता है। समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। ये हदबंदी अधिनियम क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकुलर नाम होते हैं डिस्कशन जो पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, तो बड़ा दिक्कत कर देते हैं। हदबंदी अधिनियम की बात हो रही है। देखिए डिस्कशन, अधिनियम कोई भी होता है तो वो एक कानून होता है, ठीक है ना। एक नियम रखा जाता है, एक कानून बनाया जाता है, एक पैमाना बनाया जाता है। तो इस कानून के तहत डिस्कशन एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई, ठीक है ना। क्या किया गया, एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय की गई। भैया आप इतनी रख सकते हैं। आप अगर बात करें हम लोग तो देखिए प्रत्येक जो क्षेत्र में है, हदबंदी की बात हो गई, भूमि के प्रकार की बात हो गई, उपज की बात हो गई, और अन्य इसी प्रकार के जितने भी कारक हो गए, उन सभी पर जो होता है नियम कारकों पर निर्भर था। कौन सा अधिनियम, हदबंदी अधिनियम, ठीक है डिस्कशंस। अभी ये जो था, जिससे जो कहा गया कि बीजेपी में आप लोग का आया हुआ था कि कोई 2 जगह का राशन नहीं ले पाएगा, 2 जगहों पर रहेगा, तो कोई का 2 जगह 3 जगहों पर जमीन रहेगा। कितना ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ था कुछ समय पहले। तो डिस्कशन देखिए हदबंदी अधिनियम जो है कुछ कानूनों को देखा होगा जाता पहले से मिला उलाकर। तो डिस्कशन देखिए ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया गया आप लोग का। समाजशास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था डिस्कशन। आगे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए मैं आप लोग को सेशन दिखा देता हूँ। ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया गया। अभी मैं जो है इसके बारे में, अब ये पहला भाग चला हुआ है, ये देखिए दूसरे भाग में हम लोग जब मिलेंगे तो यहाँ पर बातें अब होंगी। लेकिन डिस्कशंस यहीं पर हम लोग को नहीं रुकना है। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर आप लोग को बता रखा है उससे खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए, ठीक है डिस्कशंस। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन याद रखिए डिस्कशन, चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डिस्कशंस याद रखिएगा, आप लोगों को इस चैनल का लिंक जो है उसे पूरे यूपी में फैलाना है, ठीक है। और जिस भी डियर फ्रेंड्स के कोई अगर रिलेटिव क्लास 10th और 12th के अदर स्टेट के भी हैं तो उन पर भी इस चैनल का लिंक जो है उसे सटाक से भेज दीजिए। और याद रखिएगा केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और वो बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, तो उनके लिए डिस्कशंस ये चैनल ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और आप लोगों को यकीन नहीं है तो कमेंट्स में जाकर आप देख भी सकते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है अभी तक यूट्यूब के इतिहास में जो है बहुत रेयर में ही कोई चैनल आप लोग को मिलेगा जो कि किसी स्टेट वाइज के लिए इंग्लिश मीडियम पर लेक्चर प्रोवाइड कराए। जो चैनल इस समय वर्क कर रहा है डिस्कशंस, आप लोगों का फेवरेट चैनल डीजे सर। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल ताकि हम लोग डीजे सर चैनल के जो एक बड़े मुकाम को पा सकें और जो बड़ी फैमिली को बना सकें डीजे सर। और जो किसी भी स्टेट के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात हो, आईसीएसई बोर्ड की बात हो, चाहे यूपी बोर्ड की बात हो, चाहे अदर स्टेट की बात हो, तो जिस भी स्टेट के अगर बच्चे टॉपर बने तो कहीं ना कहीं से वो डीजे सर चैनल से स्टडी किए हुए बच्चे अवश्य मिले। यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो मिलते हैं हम लोग डिस्कशंस जल्दी किसी अन्य सेशन में। लेकिन आज का ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपका राय जो होता है डिस्कशंस, आप कमेंट बॉक्स में जो आपका एक छोटा मोटा कमेंट्स में मिलता है और एक छोटा सा लाइक ही मिलता है, उससे कोई विशेष प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन उससे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ मेरी चीज़ें जो हैं मेरे डियर स्टूडेंट्सों को पसंद आ रही हैं, तो आप लोगों के लिए और भी मोटिवेट होकर और बेहतर तरीके से वर्क करने का मन करता है, या और बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए कैसे प्रोवाइड कराया जा सके उसके बारे में सोचने के लिए व्यक्ति जो होता है वो खुद मजबूर हो जाता है। तो डिस्कशंस आप लोग खुद इतना ज़्यादा मजबूर कर दीजिए कि मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी एकदम अवेलेबल रहूँ। तो उसके लिए बस आप लोग कुछ भी नहीं करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखना है और इसे शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।